नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों। आज अपने चैनल जन जागृति प्रोग्राम के अंदर हम दोबारा से आपको किन्हीं 4 मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए आ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेश चौहान जी, 5S फाउंडेशन के जो ऑल इंडिया अध्यक्ष हैं, और रोहतक से जुड़ रही हैं मनीषा बहुत। सभी को इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से हम आपका स्वागत करते हैं कि आप हमसे जुड़े। नमस्कार। तो मुद्दा है जो भारत देश के अंदर अदर स्टेट के अंदर उत्पीड़ना दी जा रही है। कहीं पे बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है और कहीं पे बच्चों की हत्या की जा रही है, कहीं पे वंचित है एजुकेशन से, कहीं पे लीगल की जो कार्रवाई है वो ठीक नहीं। सुरेश जी, आप मुझे सुन पा रहे होंगे। ये पूरे भारत के अंदर जो चल रहा है, खास करके क्राइम को लेके, उत्पीड़ना को लेके पूरे भारत में चल रहा है। और दलित समाज बहुत सारा है, लेकिन दलित समाज की जो उत्पीड़ना है सिर्फ वाल्मीकि समाज के ऊपर देखी गई है ज़्यादा। और वाल्मीकि समाज को सोशल मीडिया बहुत दिखा रहा है, लेकिन बड़ी मीडिया में इसका कहीं भी कोई रोल आता नजर नहीं आ रहा, ना ही कोई इसे दिखाता। तो सुरेश जी, अभी रोहतक के अंदर एक करण वाल्मीकि नाम के व्यक्ति ने किसी उत्तर प्रदेश के अंदर महिला के साथ उत्पीड़ना को लेकर और लोगों से वक्तव्य होने के हिसाब से, बात करने के हिसाब से, जब उस महिला के साथ उत्पीड़ना की गई, उसके साथ घनिष्ठ अपराध किया गया, तो उसने उसका जवाब दिया। लेकिन लीगल कार्रवाई ना होने के कारण पुलिस ने उसी को दबाया। गांव के लोग हैं, उनके खुद के गांव के जो ब्राह्मण लोग हैं, उन्होंने उसी के ऊपर कार्रवाई कराने की कोशिश की। क्या कहोगे इसके बारे में आप? क्यों हो रहा है ये ऐसा? नमस्कार। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज चर्चा हो रही है और ये चर्चा निरंतर होनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आज आपने रखे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि पिछले 5 सालों में जो आपने जो मुद्दा रखा उत्पीड़न का, पिछले 5 सालों में अनुसूचित जाति और जनजाति और खास के अति पिछड़ा समाज जो है, इसके ऊपर जो उत्पीड़ना है, जो एट्रोसिटी है, वो लगभग 118% बढ़ी है। और पूरे देश में लगभग 2,50,000 केसेस एट्रोसिटी में दर्ज हुए। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2,50,000 केसेस एट्रोसिटी के, उत्पीड़न के, मारपीट के, कास्टिज्म के, मर्डर के, रेप के, यानी ये जितने केस एट्रोसिटी में है ये इनमें, लेकिन आज भी 2,50,000 केसेस में कितने केसेस का समाधान हुआ और कितनों का नहीं हुआ, ये किसी को नहीं पता। आज पूरे देश में यूजीसी का जो मामला चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हिंदी में हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कह सकते हैं। ये जो यूजीसी है, ये 2012 में इसका गठन हुआ और 2012 से लेके 2025 तक निरंतर कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, हायर स्टडी में, जो आईआईटी है, सभी जगह निरंतर उत्पीड़न होते आ रहे हैं। बच्चों को, जो खास करके एससी एसटी के बच्चे हैं, इनको यातनाएं दी जा रही हैं। जो बच्चियां हैं उन पे यातनाएं हो रही हैं। कहीं कहीं जगह बहुत ही खुले तौर से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, खुले तौर से जो है वो इनको असर किया जा रहा है। अगर ये 2026 में, मैं सरकार की मंशा पे नहीं जाऊंगा, अगर 2012 से लेकर 2025 तक ये कानून बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं था, यानी कि कमेटियां बनी, इक्विटियां बनी, लेकिन केसेस तो निरंतर बढ़ रहे थे। सरकार की जो पार्लियामेंट्री असिस्ट कमेटी है, उसने भी इस पे निगरानी की और उन्होंने एक समीक्षा करके
ये तो पार्लियामेंट का अपना वो आंकड़ा है। उनको ऐसा लगा कि नहीं, इस एक्ट को, इस कानून को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। तो यूजीसी ये कानून 2026 में 13 जनवरी को सरकार लाई, पास भी हो गया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, अच्छा यूजीसी में क्या कह, यूजीसी का जो नोटिफिकेशन था वो क्या है? वो तो यही है ना कि जो पिछड़े और जो दलित बच्चे हैं, इन पे उत्पीड़न ना हो, इन पे अत्याचार ना हो, बच्चियों पे कहीं भी किसी तरह का दुष्कर्म ना हो, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में या जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां। और इसको रोकने के लिए यूजीसी के नए कानून का प्रावधान किया गया और सरकार के सदन में ये पास हो गई, जहां कानून बनते हैं। लेकिन इस कानून से क्या था? इस कानून से ये था कि भाई इन बच्चों को सेफ गार्ड मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, और कुछ नहीं। तो क्या इस देश में निरंतर जो दलित तबके के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, या दलित तबका है, वो निरंतर इस तरीके से शोषण का शिकार होता रहेगा, उत्पीड़न का शिकार होता रहेगा? सुरेश जी, सुरेश जी, एक तो ये हो गया भाई एक ही समाज, जिसे वाल्मीकि समाज कहा जाए या जाटव समाज किया जाए या सारा दलित समाज, ये तो एक अलग बात है। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है, कोई भी आप स्टेट उठा के देख लीजिए, हर स्टेट में आपको वाल्मीकि समाज के पर उत्पीड़न होता ज्यादा नजर आ रहा है। ये आंकड़े हैं जी। दलित तो आप सभी में आ गए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं वही आ रहा हूं आपको, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उसमें, क्योंकि कानून अलग से, इस समाज के लिए अलग से कोई कानून नहीं है। कानून तो एट्रोसिटी एक्ट है ना, जो हाँ, वो तमाम तो एक जितने ही भी है। पिछड़े दबे कुछ कानून है ना, मैं वही बात आपको कह रहा। अब आप देखिए कि आपने जो महत्वपूर्ण विषय दिया कि एक वर्ग जो निरंतर आज इस देश में आजादी के बाद भी, जिसपे उत्पीड़न आज भी जारी है, जिस समाज की बात आप कर रहे हैं। अब आप देखिए कि सबसे ज्यादा, मैं तो कानून में जब ये मंशा जाती है, कोई भी विषय जाता है, तो कानून में बिना आपका पक्ष सुने, और कानून जो है वो आदेश जारी कर देता है जी। कोई भी कानून। आपको इस बात की, इस देश के संविधान में, इसके फंडामेंटल राइट्स में आपको जो है ये पूरी आजादी है कि सामने वाला पक्ष जो है उसको भी सुना जाए। लेकिन हमारे पक्ष नहीं सुना, ना तो हमारा पक्ष कोई कहने वाला है ना सुनने वाला है। जो बात आप कह रहे हैं मैं वहीं आ रहा हूं। और होता यही है कि जो अभी आपने बताया, जो राजकरण जो बच्चा है, जो निरंतर संघर्ष कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, बात वहीं आके रुक जाती है। आखिर हम दरवाजा कहां खटखटाएंगे? कानून के पास जाएंगे, कानून से हम गुहार लगाएंगे, कानून से कहेंगे कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रही है, हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है। लेकिन कानून में हमारा पक्ष सुना नहीं जाता। कानून में हमारा पक्ष रखने के लिए कोई ऐसा, हमारा वहां कोई न्यायाधीश नहीं बैठा, हमारा कोई ऐसा जो जुडिशरी में हमारा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हमारे पक्ष जोर रख सके। तो होता कुल मिला के ये है कि एट्रोसिटी भी हो रही है, हम आंदोलन भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, लेकिन अंत में जाके जहां हमें जीत हासिल होनी चाहिए, वहां जाके हम हार जाते हैं। और ये मैंने केस आपको बताया ना, एट्रोसिटी के केस 2,50,000 केसेस हो गए, किसी में इंसाफ नहीं मिला। और यही वजह है कि यूसीजी का भी वही मामला है, और हमारे और आपके भी वही मामला, हर वर्ग का इस देश में वही मामला है। अब मैं आपको एक बहुत खास बात बताता हूं। इस देश में आर्टिकल 15 ने आपको पॉलिटिकल, हमें और आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया, आरक्षण दिया। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो आर्टिकल 15 यानी जो रिजर्वेशन जो दी है, उस पर उन्होंने बहुत ज्यादा चिंता भी थी उनको और आशा भी थी। आज आप देखिए 125 आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं ना इस देश के कानून को, क्योंकि कानून तो सदन बनाता है, कानून तो कोर्ट में नहीं बनता, कोर्ट तो इंप्लीमेंट करता है। तो 125 सांसद आपके बैठे हैं हमारे और आपके वोट से, जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो आरक्षण सीट से जीत कर उधर जाते हैं। आज इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही, अगर 125 सांसद यानी 1/3 मेजोरिटी एक जगह हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि इस देश में हमारे और आपकी तरफ कोई बुरी नजर रख सकता है। लेकिन मुश्किल ये है
कि ये जो 125 सांसद हैं बिकाऊ हैं। ये भूल गए कि ये कहां से है, इनकी जिम्मेदारी क्या है, इनकी मौलिक जिम्मेदारी क्या है। और ये जो संसद में आकर बैठे हैं, इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि संसद में जो है अब परिवारवाद ना, अपने परिवार का भला करना, अपना भला करना, देश के खजानों को लूटना, मौज करना। यानी जो मूल जिम्मेदारी जो बाबा साहब आर्टिकल 15 में लाए थे कि जो पॉलिटिकल हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला, लेकिन उसका असर जो है वो बड़ा भयानक आया हमारे और आपके सामने। सुरेश जी, इसमें आपने बिल्कुल दुरुस्ता से समझाया और बात सही भी है, लेकिन मुल्क को आज़ाद हुए इतने साल हो गए हैं और जो वो व्यक्ति विशेष अकेले इस चीज़ को लेकर चले थे, सत्ता को लेकर, पहले उन्होंने सत्ता की भागीदारी के लिए सवाल उठाए थे, क्योंकि ये समाज सत्ता से वंचित है, आज भी वंचित है। हमारे साथ मनीषा बहुत जी भी जुड़ी हुई है, रोहतक से है। मनीषा जी, आप सुन रही हो हमारे को? हमारी आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी सर, आ रही है। मैं आपको परिचय आपने सुन ही लिया होगा, सुरेश जी हैं, 5S फाउंडेशन से हैं और पूरे भारत में एक नाम है सुरेश चौहान जी का। बच्चों की शिक्षा का मार्गदर्शन हो, जब लीगल कोई कार्रवाई के मामले में जानकारी लेनी हो तो उसके लिए सक्षम व्यक्ति विशेष है। अभी आपके रोहतक के अंदर करण वाल्मीकि को लेकर एक मामला उठा, ये हरियाणा की बात बता रहा हूँ मैं, और ऐसे ही हरियाणा के अंदर एक केस और हुआ था, एक बच्चे के बर्थडे के पर लाउड स्पीकर तेज करने, डीजे चलाने पर उसकी हत्या कर दी गई। तो आप सोचिए कि हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर आजाद हो चुके हो आप लोगों को कहा जाता है कि आप आजाद हो गए, आप हिंदू हो, आपको हिंदू नाम दिया जाता है। तो क्या ये नाम आपके लिए लीगल है, हिंदू? अगर आप हिंदू हैं तो फिर आपके बच्चों के साथ ये उत्पीड़ना वही हिंदू लोग, वही समाज के लोग क्यों कर रहे हैं? पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, अपनी पद प्रतिष्ठा बताइए मनीषा जी, सुरेश जी सुनेंगे। सर, आपके चैनल का पहले तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो मुझे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया। मेरा नाम मनीषा बिरला बोत, भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सीसी सदस्य, महिला संघ। और सर, आपने बात की है अभी हमारे समाज जो वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज को आपने लेकर ये बात की है, तो मैं कहना चाहूंगी कि वाल्मीकि समाज जो है वो अपने आप को हिंदू मानता है, लेकिन मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानती सर, क्योंकि जो जो व्यक्ति इतिहास को जानता है वो फिर हिंदू की बात नहीं करेगा। और मैं आपने करण वाल्मीकि की बात की कि वहां पर जो एट्रोसिटी हुई है वो क्यों हुई है। सर देखिए, हमारे हमारे देश को आजाद हुए 78 साल हो गए हैं, लेकिन ये आजादी झूठी है हमारे लिए। 78 साल आजाद होने के बाद भी लोगों की मानसिकता बदली नहीं है। देखिए, इस इस भारत देश में जो कि मुसलमान जो है वो कन्वर्ट लोग हैं। मैं बात करूंगी थोड़ी इतिहास की, वो कन्वर्ट लोग हैं, वो राजपूत हो चाहे जाट हो, वो इन लोगों से कन्वर्ट लोग हैं। और उन लोगों की भी इस देश में मॉन ब्लीचिंग होती है हिंदू जय श्री राम के नाम से। तो क्या हुआ कि सर यहाँ पर भी वाल्मीकि समाज के साथ, जो कि वाल्मीकि समाज अपने आप को हिंदू रक्षा दल में, बजरंग दल में, आरएसएस में, इस देश में कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जहां पर वाल्मीकि समाज के लोग ना हो। ज्यादातर तो वो हिंदू संगठनों में मिलेंगे। फिर भी यहाँ पर कुछ आरएसएस के लोगों के द्वारा षड्यंत्र रचा गया, डीजे बजाए गए। भैंसरू गांव रोहतक के पास की ये घटना है, वहां पर डीजे बजाए गए, जो कि करण वाल्मीकि लड़का है। उस लड़के ने एक छोटा सा अपने गांव में पंचायत रखी थी, जो कि आए जिस मुद्दे पर बात थी उस मुद्दे पर बात करे और वहां से अपने घर जाए। लेकिन गांव का सरपंच एक ब्राह्मण मनुवादी विचारधारा का था और वहां पर हिंदू आरएसएस बजरंग दल के लोग थे। उन्होंने वहां पर डीजे बजाया, डीजे बजाकर, और जो भी लोग बाहर से आ रहे थे उनकी गाड़ियों की चाबी निकाली, उनसे पूछा कि आप कौन से समाज से हैं, बोला कि वाल्मीकि समाज से हैं। तो उन जो लड़का है वो भिवानी से है।
उसकी गाड़ी की चाबी निकालकर उसे एक थप्पड़ लगाया और बोला कि बोल जय श्री राम। उस लड़के ने जय श्री राम के नारे लगाए। उसे जितनी बार भी नारे लगाने के लिए बोला गया, उस लड़के ने उतनी ही बार नारे लगाए। फिर उनको वो एक जो स्कूल में पनिशमेंट दी जाती है कान पकड़वा कर, उस लड़के को वो सब भी कराया गया। तो यहाँ पर हमारे साथ मुसलमानों की तरह जो मॉब ब्लीचिंग होती है, हमारे साथ वो हुआ है सर। तो वाल्मीकि समाज को यहाँ से सीख लेनी चाहिए, अपने आप को हिंदू हिंदू कहना बंद कर देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की एक किताब है, उन्होंने लिखा है कि हिंदू मुगलों की दी हुई गाली है। तो सर मैं इस गाली को स्वीकार नहीं करती हूँ और वाल्मीकि समाज को भी इस गाली को स्वीकार नहीं करना चाहिए। फिर आपने बात की एक हिसार का मामला था, हरियाणा में डीजे बजाने वाला। सर हमारे लोग आजाद नहीं हैं, ये बात साबित होती है। हमारे बच्चे अपनी खुशियां भी मनाते हैं, वो खुशियां भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। आप देखना चाहोगे कि इस पूरे भारत देश में सबसे पहले मैं एक कांड याद दिलाना चाहती हूँ आपको, हाथरस कांड। हाथरस कांड में हमारी बहन थी मनीषा वाल्मीकि, उसके साथ क्या हुआ? वो जो 4 लोग थे, वो स्वर्ण लोग थे। उन चारों लोगों ने मिलके एक सामूहिक बलात्कार किया, लड़की की जीभ काट दी, उसकी नाड़ ये गर्दन पीछे से तोड़ दी गई और वो लड़के आज भी घूम रहे हैं। एक तरफ तो वाल्मीकि समाज अपने आप को हिंदू कहता है और अपने आप को पूरा बलशाली दिखाता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आज भी वो दरिंदे बाहर घूम रहे हैं, अपनी बेटी तक को न्याय नहीं दिला पाए हैं। तो सर मनीषा जी, वाल्मीकि समाज मनीषा जी, सवाल हरियाणा का ही नहीं है, सवाल दिल्ली का भी है। दिल्ली तो राजधानी है और दिल्ली के अंदर ही बहुत पॉपुलर स्कूल है। स्कूल का नाम है चिन्मैया स्कूल। तो चिन्मैया स्कूल के अंदर एक 12 साल के बच्चे की जाट कम्युनिटी के लोगों ने हत्या कर दी। वो बच्चा उसी दिन, सुनिए, उसी दिन उसका जन्मदिन था, उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई। माँ ने अपने बच्चे को सुबह रोकना चाहा कि आज तेरा जन्मदिन है, लेकिन वो बच्चा नहीं माना। वो स्कूल गया और स्कूल में छोटे बच्चों से किसी बात के पर कहा सुनी हो गई। छोटे बच्चों ने, उसकी क्लास के बच्चों ने बड़े बच्चे को बुलाया जो 12वीं क्लास का था, 12th क्लास का। उसने इतनी बुरी तरीके से उसको मारा कि उसकी गलत जगह पर कहीं पे गुप्त स्थान पे लग गया और उस बच्चे की डेथ हो गई। जाट कम्युनिटी ने और स्कूल प्रशासन ने, किसी ने भी उसको न्याय नहीं लेने दिया। जबकि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, यानी बनिए की सरकार थी, और जिस जगह पर ये हुआ वहां पर ये मुख्यमंत्री भी पहुंची थी, आतिशी जी, आशिती हाँ, लेकिन आतिशी न्याय नहीं मिला। तो ये तो पूरे भारत के अंदर है। वही चीज तो हमारे सुरेश जी बता रहे हैं कि आप आजाद हो कहां, आप हिंदू हो कहां। हमारा सवाल ये है, आप राजनीतिक में सक्सेस नहीं, आप जमींदारी में सक्सेस नहीं, आप उद्योग में सक्सेस नहीं, आप एजुकेशन में सक्सेस नहीं। और अगर आपने एजुकेशन ले भी ली, अगर ले भी ली एजुकेशन, तो क्या आप, जो आपको छूट दी गई है, जो अब यूजीसी का मामला चल रहा है, इसके अंदर जो छूट दी गई है आपको कि भाई आपको समानता की नज़र से देखा जाएगा, आपको समान कर दिया जाएगा, है ना, आपको एक बराबर का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जो एजुकेशन और स्वास्थ्य है, अगर उसके अंदर आपने शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट लगा रखा है, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, अब उसमें आपने शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट लगाया तो बहुत सारी चीज़ों में छूट मिलती है आपको। अब यूजीसी के मामले में लगाओ तो आप समानता में आ गए, आपको तो कोई चीज़ की छूट नहीं मिलेगी, आप तो बेकार हो गए। फिर वही आ गई बात गुलाम। उल्टी तरफ से देखा जाए, सीधी सीधी बात की जाए, तो आप फिर गुलाम भी हैं। आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो लोग भी आपको हिंदू कहते हैं, लेकिन उत्पीड़ना पूरी पूरी है। तो कैसे होगा सुरेश जी, आप बताइए जरा। मनीषा जी ने तो बता दिया कि जी इस तरीके से हो रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। आज भी उस लड़की को हाथरस में न्याय नहीं मिला, वो दरिंदे खुले घूम रहे हैं। तो वही वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो कैसे सेफ होंगे? आप जैसी महान शख्सियत है और आप जानते भी हैं, लीगल आपको अच्छे से पता है, मनीषा जी को भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन कार्रवाई होती नजर नहीं आती। इसके ऊपर क्या कहें? 2 मिनट के लिए फिर ब्रेक लेंगे। हाँ, मैं तो ये कहना चाहूंगा और उस
बेटी ने अभी जो कहा है बिल्कुल सत्य बात कहा है, बहुत लॉजिकल उसने बातें की है। लेकिन मैं इस पे एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, आज ये जो हमारे देश में जिस तरीके से ये तो जातिवाद का जो जहर है, ये बिल्कुल दानव बनता जा रहा है। ये दानव को उगलने के लिए हम जब कभी कभी ये कहते हैं आत्मसंतुष्टि के लिए है कि वी आर ए मोर देन 85% इन कंट्री, यानी हम 85% से ज्यादा लोग हैं बाबा साहब के, बहुजन समाज के। तो जी अभी हमें ये बात बहुत गंभीरता से सोचनी होगी कि जब हम कहते हैं कि वी आर मोर देन 85%, यानी हम 85% से ज्यादा हम लोग हैं, हमारी एकता है, और आपके पक्ष में आया हुआ कानून यूजीसी, जिसको चंद लोगों ने, ओनली 7% का पॉपुलेशन, 3% क्षत्रिय है और 4-5% ब्राह्मण है, इन दो वर्गों ने मिलकर पूरे देश में तांडव किया, और वो जो यूजीसी का कानून था वो उसको स्थगित कर दिया गया, यानी रोक लगा दी गई। मैं नहीं कहूंगा कि उसको खत्म कर दिया गया, पर रोक तो लगा दी गई। तो ये आपको नहीं लगता कि हमारे मुंह पे तमाचा है जब हम ये बड़े गर्व से कहते हैं कि हम 85% लोग हैं? कहाँ है आप 85%? कैसे 85%? 7-10% लोगों ने आपके पक्ष में आया हुआ कानून रुकवा दिया और आप कुछ नहीं कर सके। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजभूषण, एडिटर इन चीफ, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप। मैं चंचल सैनी, डायरेक्टर। मैं वंदना सैनी, सीनियर रिपोर्टर। एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। अब तक आपने सिर्फ खबरें देखी होगी, लेकिन अब आपको खबरों का हिस्सा बनना पड़ेगा। गली हो, मोहल्ला हो, कूचा हो या शहर का कोई कोना, अब हर जगह होगी आईएमजी की पैनी नजर। हमने ठान लिया है कि अब सच पर्दों के पीछे नहीं छुपेगा, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं अब हर आम आदमी को आईएमजी का रिपोर्टर। आपकी आवाज, आपकी समस्या और आपका नजरिया अब पूरे देश के सामने होगा। हम सिर्फ स्टूडियो में बैठकर फैसला नहीं सुनाते, हम आते हैं ग्राउंड जीरो पर, ताकि आम जनता हो सके आईएमजी से सीधे रूबरू। चाहे बात हो किसी की बुराई की या किसी की अच्छाई की, चाहे वो आपके मोहल्ले का क्राइम हो या छोटे छोटे खुशियों भरा एंटरटेनमेंट, आईएमजी करेगा हर बात जनता के साथ साझा। हम उन चेहरों को ढूंढ रहे हैं जिनमें बोलने की हिम्मत है। हम आपके बीच में से ही रिपोर्टर पैदा करेंगे जो दुनिया को असली रिपोर्टिंग का मतलब दिखाएंगे। आपकी रिपोर्टिंग हमारा मंच। हमारा सपना है देश के हर घर में रिपोर्टर हो, ताकि जब कहीं कुछ गलत होता नजर आए तो आपको किसी मसीहा का इंतजार करना ना पड़े। इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए हमें चाहिए आपका साथ। याद रखिए, आपका हर एक फोन, कैमरा एक हथियार है और हर नागरिक एक सिपाही। तो देर किस बात की? इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़िए हमारे इस बड़े परिवार से, क्योंकि अब हर घर से निकलेगा रिपोर्टर। अब जनता बनेगी खुद की आवाज। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप, आपकी नजर, हमारी खबर। खबर वही जो आप दिखाएं, सच वही आप बताएं। अब हर फोन बनेगा माइक, हर आदमी बनेगा आईएमजी का नायक। सत्ता से सवाल, जनता के साथ। आईएमजी है आपका नया हथियार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, दोबारा से जन जागृति प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सुरेश जी, मनीषा जी। सुरेश जी, अभी आप बोल रहे थे कि ईडब्ल्यूएस के बारे में, हमारा ब्रेक हो गया था। क्या कह रहे थे आप ईडब्ल्यूएस के बारे में? जी, मैं ये कह रहा था कि ईडब्ल्यूएस यानी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, यानी जो साधारण वर्ग है, जनरल कास्ट है, इनके लिए जो आरक्षण इस देश में लागू हुआ 10% का, यानी जो संविधान और गवर्नमेंट गाइडलाइंस ये कहती है कि आपका आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो गैर कानूनी होगा। लेकिन इन जो 10% जो आरक्षण मिला, तो आरक्षण कितना हो गया? 60%। तो इसका मतलब संविधान को आपने वायलेट किया, देश के कानून को वायलेट किया, रिजर्वेशन पॉलिसी जो गाइडलाइंस है उसको वायलेट किया, यानी सारी चीजों को वायलेट करके और 10% का रिजर्वेशन वीकर सेक्शन को आपने दे दिया। 85% ने उस वक्त एकता दिखाकर इसको क्यों नहीं रोका? क्योंकि ये गैर संविधानिक था। उस वक्त हम घर में बैठ के हमने, अरे ठीक है उनको मिल रहा है तो ठीक है, हमको भी मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये बातें हमने कर ली। आज वो 7% लोगों ने, जो भारत का जो सबसे बड़ी जो शक्ति है,
जहां कानून बनाए जाते हैं, दोनों सदन, राज्यसभा लोकसभा दोनों में, वहां ये कानून पास हुआ, वो कानून पास हुआ, और कानून पास होने के बाद ये इंप्लीमेंट भी हो, 13 तारीख को इसको जारी भी कर दिया गया। लेकिन उस 7% लोगों ने रास्ते पे उतर के ये अपनी जातिवादी मानसिकता दिखा दी। जो लोग वो ये कह रहे थे अब तक हमें हिंदू हिंदू, एक्चुअली हिंदू जो है पारसी गाली है, वो बेटी से कह रही थी, ये पारसी के। और आपको बता दूं 2016 में इसी सुप्रीम कोर्ट के गुप्ता, जस्टिस गुप्ता और इन बेंच ने हिंदू शब्द पे इस देश में अंकुश लगा दिया है। यानी आप पब्लिकली हिंदू नहीं कह सकते, आप सनातनी कह सकते हैं आपको, लेकिन हिंदू नहीं। जबरदस्ती भी नहीं कह सकते सुरेश जी। सुरेश जी 77 साल हो गए इस मुल्क को आजाद हुए, और 77 साल के बाद भी इन लोगों की वो मानसिकता है। देखिए 85% का जो मामला आपने बताया वो तो सारा कास्ट डिवीजन हो गया। 85% जो ओबीसी, एससी और एसटी ये सब लोग हो गए, लेकिन 85% होने के बावजूद भी सबने अपनी अपनी जातियों को आगे लाना शुरू कर दिया। अब मैंने आपसे शुरू में कहा था कि भाई सत्ता को लेके, पॉलिटिकल मामले को लेके जो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि वहाँ पर भी वंचित हैं आप लोग, आपका समाज। एजुकेशन को लेके कुछ हैं लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, वहाँ भी। उसके बाद लीगल कार्रवाई के लिए भी आप सक्षम नहीं हैं। तो फिर कैसे आज़ादी है जब आपके समाज के पर उत्पीड़न, आपके परिवार, आपके बच्चों के साथ घनिष्ठ मतलब अत्याचार किया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, लड़कियों के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, तो फिर आप कहाँ से सेफ हो? 77 साल इस देश को, इस मुल्क को आज़ाद हो गए, लेकिन कोई भी बदलाव नहीं नजर नहीं आ रहा। और इसी में से जो 85% लोग अपने आप को कहते हैं कि हम 85% हैं, लेकिन 85% सिर्फ वो जातियां हैं सारी मिलाकर जो राजनीतिक में आज कामयाबी की बुलंदी की राह पर हैं। जाटव समाज को ले लीजिए आप, मल्ला समाज को ले लीजिए आप, कोबिद समाज को ले लीजिए आप, ओबीसी में और बहुत सारे समाज है, सैनी समाज को ले लीजिए आप। लेकिन वाल्मीकि समाज वंचित क्यों? वाल्मीकि समाज के लिए क्या लीगल कुछ पावर नहीं रखता? वाल्मीकि समाज के लिए क्या सत्ता पावर नहीं रखती? क्यों वंचित है? एजुकेशन में आज ऐसा कोई भी परिवार मुझे वाल्मीकि समाज का लगता नहीं है कि जो अपने बच्चे को एजुकेशन नहीं दिला रहा। लेकिन वहां पर क्या था निकल के कि परसेंटेज यूपीएससी में बैठने लग गए नहीं है, यानी यूपीएससी में उनकी परसेंटेज, उनकी योग्यता के हिसाब से ठीक नहीं है। और जबकि इनको कहा जाता है कि जी शेड्यूल का सर्टिफिकेट दिया जाता है, छूट बहुत सारी है, उनको छूट नहीं है, तब भी वो सबसे ज्यादा है। तो क्या कहोगे इसके बारे में? भ्रष्टाचार, अत्याचार। जी देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये किया है, इस पे मैं थोड़ा सा आपको प्रकाश डालना चाहूंगा। पहली बात तो ये आपने कहा यूपीएस में हमारे बच्चे नहीं आ पाते क्योंकि उनका परसेंट, पहली बात तो यूपीएस के लिए कोई परसेंटेज लागू नहीं है। यूपीएस में एवरीबॉडी कैन अप्लाई एंड एवरीबॉडी कैन एलिजिबल, यानी यूपीएस में जो बच्चे ने ग्रेजुएशन किया हुआ है दे स्टूडेंट आर एलिजिबल। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था सुरेश जी, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने यूपीएससी अप्लाई किया, लेकिन वहां पर जब यूपीएससी आप एग्जामिनेशन में बैठे तो वहां पर तो परसेंटेज चाहिए ना, वहां पर तो परसेंटेज चाहिए। देखिए वही तो मैं कह रहा हूं, वहां जो परसेंटेज चाहिए वो आपको पता है कि एज रिलैक्सेशन है, उम्र में आपकी जो भारत का जो संविधान है, जो आरक्षण में जो रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन है, आपका परसेंटेज जो मार्क्स है उसमें रिलैक्सेशन है, आपकी जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसमें रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन सब जगह है, लेकिन सब जगह यही बातें हैं कि आप इस विषय को लेकर लड़ोगे कैसे, जानोगे तब तो लड़ोगे। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में ये कहा जाता है कि यू आर नॉट एलिजिबल, आप कहिए, तो आप जब नॉलेज होगी आपको कि नहीं मेरे को तो 5% रिलैक्सेशन मिला है मार्क्स का, मैं क्यों नहीं एलिजिबल हूं। जब आप उसको आंखों में आंखें डाल के अपना जो फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, वो सवाल करोगे तब तो आप आओगे। आपको कह दिया जाता है, आप वापस घर चले जाते हो। सवाल ये है। और ये जो आपने कहा कि ये कौमें क्यों नहीं हो रही, देखिए हमें कुछ चीजें देखकर भी सीखनी चाहिए। ये कौमें जो है जो आज तरक्की कर रही हैं, दे आर यूनाइटेड, ये यूनाइटेड है।
इनमें यूनिटी है, ये सारी कौमों में यूनिटी है। इसलिए ये आज हमारा समाज बिखरा हुआ समाज है, बिखरा हुआ है। और कहीं भी आप देखिए 1 लाख से ज्यादा तो लोगों ने संगठन बना के रखे हुए कि पता ही नहीं करना क्या चाहते हैं इस देश में, वो किस राह पे ले जाना चाहते हैं इस समाज को, कौन सी दिशा देने चाहते हैं। और हमारे समाज के जो साधु संत हैं वो उनसे भी ज्यादा कंडम है, उनको भी नहीं पता कि समाज को क्या दिशा देनी है, क्या उनकी दशा जो है किस तरीके से सुधारनी है, कौन से पैगाम उनको देने हैं, उनको भी नहीं पता। तो इस समाज में देखिए खामियां बहुत है। हम दूसरों पे उंगली उठाने से हमारी समस्या समाधान नहीं होगा, हमें भी अपना आत्म जो है वो भी करना होगा। क्योंकि हम जब तक यूनाइटेड नहीं होंगे, जब तक इतने टुकड़ों में हम जब तक अपने आप को बांट के रखेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हमें एक विचार रखना पड़ेगा, एक चिंतन करना पड़ेगा और सबके बैठकर इस विषय को बहुत ही गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, इसलिए हमारा शोषण हो रहा है। जगह जगहों पे पूरे देश में शोषण हो रहा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश हो रही है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे इकोनॉमिकल क्षेत्र हो, यानी सारे क्षेत्रों में इनका शोषण हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है कि इनका कोई प्रतिनिधि नहीं है, कोई आवाज नहीं है इनकी। यस 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 जो वो आवाज वहां तक पहुंचे। और एक मंच भी नहीं है। हाँ, एक मंच भी नहीं है, एक मंच भी नहीं। तो 4 लोग जो हमारे सदन में पहुंच भी जाते हैं वो उस लायक ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं करना क्या है। उनको तो जो मिल गया है वो भी वो ईश्वर से, वो बाबा साहब की बदौलत, जिनको कुछ नहीं मिलना चाहिए था उनको मिल गया है। तो वो क्यों आवाज उठाएंगे आपके लिए? उनको डर है अगर आपकी आवाज उठाएंगे तो कल पार्टी की तरफ से उन पर एक्शन ले लिया जाएगा। तो कोई ऐसा व्यक्ति समाज में, हर समाज का अपना एक लीडर है जो उनके लिए उनकी दशा और दिशा तैयार करता है। हमारे समाज का कोई लीडर नहीं। हमारे समाज के 1 लाख लीडर है जिनको पता ही है नहीं कि होना क्या है, करना क्या, समझना क्या है। एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, हम झगड़ते रहते हैं। वो कहता मैं बड़ा, वो कहता मैं बड़ा, वो कहता मैं ज्ञानी, वो कहता मैं ज्ञानी। तो जब तक ये स्थिति होती रहेगी, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम कुछ जुडिशरी में हमारा कोई है व्यक्ति नहीं है जो हमारे केस को लेकर वह खड़ा हो जाए। आप मनीषा बाल्मीकि की बात कर रहे थे। मनीषा बाल्मीकि के अंत में हमको किसके पास जाना पड़ा? वो क्या लेडी थी जिसने वो केस लड़ा था? सिमरती लेडी थी ना, सिमरती कुशवाहा। सिमरती कुशवाहा, हाँ, शिमरती कुशवाहा। यानी शिमरती कुशवाहा तो कोई बहुजन समाज से नहीं है, हमारे समाज से नहीं है। अल्टीमेट उस केस का क्या रिजल्ट हुआ? उस केस का वही रिजल्ट हुआ जो होना चाहिए था, हम हार गए। यानी हमारी जुडिशरी में पकड़ ही नहीं है। तो अगर हमारी जुडिशरी में पकड़ नहीं तो हमें दूसरे के दरवाजे जाना पड़ता है, और दूसरे के दरवाजे जब हम जाते हैं तो उनकी मानसिकता जो है वो हमारे विरुद्ध ही होती है हमेशा। तो यही वजह है, ये बहुत खास वजह है भूषण जी, कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। मैं तो बार बार एक चीज कहता हूं कि सारे शिको गिलो को भुलाकर, सब कुछ भुला के, ईगो यानी आपके अंदर जो ईगो है उसको भी आप एक संदूक में बंद कर दो, और करके समाज में अगर हम सब मिलकर काम करें तो मैं समझता हूं यूनिटी से, शक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं। बाबा साहब ने वो 3 मंत्र हमें दिए थे, एजुकेटेड, यूनाइटेड, देन एजुकेटेड। यानी शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो जब तक ये तीनों मंत्र अपने जीवन में नहीं लाएंगे, साहब मैं बोलता हूं हम कितने भी चिल्लाते रहे, कितना भी कुछ करते रहे, हमारा भला नहीं होने वाला। इसलिए बार बार ये बात सुरेश जी आपने बहुत बढ़िया मतलब जानकारी दी इसके बारे में कि जब तक संगठित नहीं होंगे तो ये बेकार है, सारे बटे पड़े हैं। और देखिए 15% लोग जो अलग अलग कास्ट डिवीजन में, जिन्हें स्वर्ण जाति का कहा जाता है, हुकूमत में हर स्टेट में और पूरे देश में यही राज कर रहे हैं। सवाल इस चीज का है, मनीषा जी मैं आपसे पूछता हूं, हम लोग सत्ता की भागीदारी को खोए बैठे हैं, और एक व्यक्ति विशेष जिनका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर था, उन्होंने राजा का राज खत्म किया था। इसी वजह से खत्म किया था कि हमारे लोग जो सत्ता से वंचित हैं, जो हुकूमत में नहीं है, जो राजा बन के बैठ जाते हैं, उसी को प्रजा को आदेश करना होता था, वो उन्होंने खत्म किया। सुरेश जी ने अभी जो सारी बातों का निचोड़ निकाल के परोसा, ये सच है, बिल्कुल सच है, एकदम राइट है। जब तक हम 85% एक मंच पे नहीं बैठेंगे, अलग अलग कोई, और इन्हीं की पॉलिटिकल पार्टियों में हम घुसे हुए हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सब पता है आपको, सभी को पता है कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, सब उन्हीं की है। उन्हीं में हमारे लोग घुसे पड़े हैं,
उसी के अंदर घुस के हुकूमत करवाते हैं। तो बताइए मनीषा जी, जब हम लोग खुद उसमें घुसे हुए हैं, पद प्रतिष्ठा पे हैं, और पद भी कोई इतना बड़ा नहीं है, छोटे छोटे पदों पे उनको परोसा कहा जाता है, आपको विधायक बना दिया, आपको निगम पार्षद बना दिया, मंत्री पद नहीं होगा, मंत्री पद नहीं होगा या उम्दा कोई पोस्ट नहीं होगी। और इसके ऊपर सत्ता की जो भागीदारी से आप लोग वंचित हो। सुरेश जी ने जो बोला, सुरेश जी ने अभी जो आपके सामने कहा कि जब तक एक मंच नहीं होगा, बटे रहेंगे तो नहीं होगा, तो ये तो हमेशा से चलता आ रहा है। बाबा साहब के बाद बाबा साहब ने अकेले ने सबको एक मंच पे लाना चाहा, एजुकेशन के माध्यम से भी और बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से भी। उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, ये बात सही है, लेकिन अपने मंत्रालय जो मिला उनको, कानून मंत्रालय, उनके हिसाब से आप लोगों को खड़ा किया। अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल ही नहीं किया, अन्य जातियों ने इस्तेमाल किया 85% के अंदर। आपकी शेड्यूल कास्ट जातियों में, ओबीसी के अंदर और एसटी के अंदर, उन जातियों ने उसका प्रयोग किया और वो कामयाब हो गए। लेकिन आप मनीषा जी, जो जिस जाति में बैठी हुई हैं, आप बहुत काम कर रही हैं, हमने देखा है, महसूस भी किया है। आप बताइए कैसे सत्ता को हासिल किया जाएगा जब इस तरीके से बटा जाएगा? तो देखिए, मैं बात करना चाहूंगी, आपने बाबा साहब की बात की थी कि बाबा साहब ने कभी भी पद प्रतिष्ठा की आपने बात की है, तो बाबा साहब ने पद और प्रतिष्ठा की कभी भी लालसा नहीं रखी। जब हमारे समाज को बाबा साहब ने जब हक अधिकार दिलाने की बात आई, चाहे वो ओबीसी हो, तो बाबा साहब ने अपने मंत्री पद तक को छोड़ दिया था। तो हमारे समाज के लोगों को आज बस यही लालसा है कि जिन पार्टियों में वो बैठे हैं, बस उन्हें पद मिले और वो उस कुर्सी से चिपक कर बैठ जाए। लेकिन जब तक वो वैचारिक और व्यवहारिक और व्यवस्था की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक हमारे समाज के पास सत्ता नहीं आ सकती। जैसे कि आपने बाबा साहब का फिर जिक्र किया, तो मैं कहना चाहूंगी पुना पैक्ट की तो आपको पता ही है कि गांधी ने एक षड्यंत्र के तहत कैसे पुना पैक्ट का इस्तेमाल किया था। वो हमारे जितने भी लोग हैं, अभी बैठे भी सत्ता में बैठे हैं, जो लोग हैं बैठे हैं हमारे लोग, ये नहीं है कि हमारे लोग सत्ता में नहीं है। अभी सर ने बताया था कि 125 सांसद विधायक हमारे ये सब बैठे हुए हैं, सत्ता में हैं हमारे। और मैं वाल्मीकि समाज की भी बात, लेकिन किस काम के हैं वो, जब आपके पर उत्पीड़न, अब सुनिए, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके होते हुए उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी में उनके जो मुखिया हैं वो तो वही है ना, अपना घर नहीं है मनीषा जी। सर हाँ, वो पुना पैक्ट की औलाद है और वो हमारा घर नहीं है। तो सर देखिए, हमारा घर मान्यवर काशीराम साहब ने बनाया था, बहुजन समाज पार्टी थी, बाबा साहब की भी पार्टी थी, वहां पर कौन लोग, वहां पर भी वही लोग घुसड़ गए हैं। और जहां वो लोग होते हैं वहां पर कभी भी हमारे लोग सत्ता मतलब सत्ता की जो सुख भोग सके वो नहीं भोग सकते। हमारे पास सर, हमारे पास कहते हैं सत्ता नहीं थी, हमारे पास शुरू से ही इस देश में सत्ता रही है, चाहे वो सम्राट अशोक हो, चाहे वो शिवाजी राव हो, चाहे कोई भी हो, हमारे पास सत्ता रही है। हमारे पास क्या नहीं है, सामाजिक परिवर्तन नहीं है। जब बाबा साहब ने सामाजिक परिवर्तन किया और मान्यवर काशीराम साहब ने सामाजिक परिवर्तन किया, तो हमारे पास सत्ता आई। और सर आज लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों को एक हो जाना चाहिए। सर हम लोगों को एक करने के लिए कौन आएगा सर, कौन आएगा? बहन जी भी बोलती है कि एक हो जाना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद भी बोलते हैं एक हो जाना चाहिए, मान्यवर वामन मेश्राम साहब भी बोलते हैं एक हो जाना चाहिए, सभी लोग बोलते हैं एक हो जाना चाहिए, लेकिन करने के लिए कौन आएगा? हमारा एक घर है, हमारे उस घर के बिखराव हो गए हैं। लेकिन जब घर में पिता जीवित होते हैं और पिता होते हैं, तो वो अपनी गठरी को बांधते हैं। और इसी प्रकार से बहन जी और माननीय वामन मेश्राम साहब को इस गठरी को बांधना चाहिए और अपने अपने 85% बहुजनों को, इस देश के मूल निवासियों को सत्ता का सुख भोगने का अवसर देना चाहिए। मनीषा जी मेरी बात सुनिए। आपने बोला, बहन जी ने और मेश्राम जी के बारे में जिक्र किया, मान्यवर काशीराम जी के बारे में जिक्र किया। सवाल इस चीज का नहीं है। अब मैं आपसे ही बोलता हूं, क्या आप फील्ड में नहीं हो? आप फील्ड में हो, जोड़ने की कोशिश, सुनिए मेरी बात को, आप फील्ड में नहीं हो। आपने बोला कौन आएगा,
क्या 5S फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं श्री सुरेश चौहान जी, और इन्हीं के साथी हैं, बहुत कर्मठ है, जो पूरे भारत में काम कर रहे हैं। ये लोग एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, लीगल चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, राजनीति पे काम कर रहे हैं, हर चीज के लिए मतलब ये काम कर रहे हैं, पूरे भारत में काम कर रहे हैं। दिल्ली में कम से कम 8-10 बारी ये लोग आके दिल्ली के लोगों के लिए काम करके गए, लेकिन समस्या कहाँ रही? वहीं रही। आप भी लाइन में हो, चैन में हो, आप भी भागी भागी फिर रही हो कि समाज एकजुट हो जाए, एक मंच पे हो जाए। कहाँ हो रहा है समाज? एक हमारे राजा वाल्मीकि जी हैं, बाबा ट्रांसपोर्ट का उनका काम है महाराष्ट्र के अंदर, सुरेश जी के यहाँ पर। वो इतना काम करते हैं, लेकिन दिल्ली के लोग समझ के राजी नहीं है, हरियाणा के लोग समझ के राजी नहीं है। ईगो। अभी सुरेश जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला, कि जब तक अपना ईगो खत्म नहीं होगा, सत्ता तो छोड़ो, कोई चीज हासिल नहीं होगी। जब वो बटे हुए हैं और घुसे हुए हैं, आपने बोला घुसे हुए हैं, हर राजनीतिक दल में घुसे हुए हैं। आप चैन में हो, आप काम कर रही हो, साफ नजर आ रहा है। आप भी तो इनको जोड़ने की कोशिश कर रही हो, सुरेश जी भी जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये 85% जो आज आप क्या समझ रहे हो कि चंद्रशेखर आजाद क्या नाम है, अपने आप ही अपने समाज की मूलभूति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए? नहीं, उनको भी वाल्मीकि समाज के लोगों ने सपोर्ट किया है, तब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए हैं। मायावती को भी ना वाल्मीकि समाज के लोगों ने सपोर्ट किया, तब वो मुख्यमंत्री हुई हैं, जैसे इनको कर रहे हैं जो और लोग सत्ता में भागीदारी लेके बैठे हैं। लेकिन आप इतनी फाइट कर रहे हो, आपने कहा जी कौन आएगा, आप तो आए हुए हो, तो फिर क्यों नहीं एक जगह पर एक मंच क्यों नहीं हो रहा तैयार? इसके बारे में क्या कहोगे आप? सर देखिए, अभी आपने ये बात बोली है कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे, वो एक प्लेटफॉर्म पर लोग बोल रहे हैं कि हम आना चाहते, पर आ कोई नहीं रहा। सर ये बात रियलिटी है। मेषराम जी, मनीषा जी, मेषराम जी या मायावती, पहले मायावती खूब टीवी चैनलों पे आती थी, मोबाइल पे आती थी, दिखती थी, लेकिन आज नजर नहीं आ रही। ये भी एक कारण है। लेकिन मेषराम जी सत्ता की तरफ को जो दिखाई दे रहा है, उसको नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? जब तक सत्ता नहीं होगी, सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेषराम जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम है। बावन मेषराम जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गठजोड़ कर रहे हैं, एक जगह बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सुरेश जी भी कर रहे हैं। बहुत बारी बहुत खर्चा होता है इनको मनाना, इनको बिठाना एक मंच में, ईगो। लेकिन ये बैठने को राजी नहीं है। आप भी मेहनत कर रही हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, और समाज भी, और दल बल भी, जो अच्छे लोग हैं, अभी अच्छे लोगों की मनीषा जी कोई कमी नहीं है, आप भी हो, सुरेश जी भी है। लेकिन सवाल इस चीज का है कि जब आप लोग इन चीजों से वंचित हो और ये हर दल बल के अंदर बटे हुए हैं, तो ये समस्या आज की नहीं है। 77 साल हो गए मुल्क को आजाद हुए, और 77 साल के अंदर मुझे आप बता दीजिए, आपका प्रधानमंत्री या आपका गृह मंत्री जो लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर होना चाहिए, कितना आ गया और कैसे आएगा? और जब तक सत्ता नहीं होगी, तब तक आप ना आप लीगल आओगे, ना आप कहने में सूचना प्रसारण मंत्रालय में आओगे, ना आप यूपीएससी में आओगे, तो ये तो रहेगा। एक गठजोड़ कैसे होगा, उसके बारे में तो थोड़ी सी जानकारी दो ना आप मुझे। सर देखिए, हम लोग बात करते हैं 85% की बात करते हैं, हम एक विचारधारा की बात करते हैं, हम बाबा साहब की बात करते हैं। तो जितने भी हमारे बहुजन समाज के 85% इस देश के मूल निवासियों के जितने भी संगठन हैं, इन सभी की हमें एक मीटिंग बुलानी चाहिए। वैसे तो माननीय वामन मेश्राम साहब की ही मैं बात करूंगी यहाँ पर। उन्होंने बहन जी को भी लेटर लिख के भेजा था, और चंद्रशेखर आजाद को भी इकट्ठा करने के लिए माननीय वामन मेश्राम साहब ने लेटर भेजा था। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो है वो माननीय वामन मेश्राम साहब के पास आए, मीटिंग की, लेकिन बहन जी ने वहां पर इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है कि भाई इस देश के मूल निवासियों को इकट्ठा होकर एक प्लेटफॉर्म पर लड़ाई लड़नी चाहिए। सर लोग चाहते हैं एक होना, लेकिन कुछ लोग ये भी है उनके मन में कि अगर हमें उनके पास चले गए तो हमारा नेतृत्व खत्म हो जाएगा, हमें उसके नीचे काम करना पड़ेगा। हमारे लोगों की मानसिकता कुछ ऐसी भी है कि हमारी दाल रोटी बंद हो जाएगी।
कुछ लोग इस करके भी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आना चाहते हैं। मेन कारण तो यही है। लेकिन वामन मेश्राम साहब की अपने सत्ता की बात की ना, तो मैं सत्ता की बात की सर, जब तक हमारा व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हमें सत्ता में भी आ जाएंगे, तब भी हम टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि सुरेश जी, विचार सुरेश जी, ये जब जो विचारधारा आपके सामने मनीषा जी ने रखी है, बहुत मतलब तोल मोल बात है ये। आप आ भी सत्ता में जाओगे लेकिन कोई फायदा नहीं है, ये कहने का मतलब। लेकिन सत्ता में आना ये तो मतलब, और मायावती का इग्नोर करना, चंद्रशेखर का बात करना, ये देखिए ना आप इसके बारे में क्या कहोगे? अगर एक मंच नहीं, एक दल नहीं, एक मजबूती नहीं, तो कैसे होगा? सुरेश जी। देखिए, सत्ता में बिल्कुल सही बात है। सत्ता में हम अगर आ भी जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर और महामानव ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले और काशीराम जी जैसे महापुरुषों के आदर्शों को अगर अपने हम उनसे भटक जाए तो सत्ता भी हम ज्यादा दिन तक नहीं भोग सकते। सही बात तो ये है कि जो लोग सत्ता में आ रहे हैं, हमारे लोग आ रहे ही नहीं है। ऐसा मैंने तो आपसे 125 सांसद की बात की, वो सत्ता ही तो है। अब अलग से कोई सत्ता तो हमारे लिए नहीं देखी। आपको बाबा साहब ने आर्टिकल जो आरक्षण है वो दे दिया, और उन्होंने कहा था कि सत्ता ही एकमात्र ऐसी चाबी है आपके विकास की, आपकी आजादी के, और आपकी आर्थिक आजादी की, आपकी शैक्षणिक आजादी की, आपकी सामाजिक आजादी की। जब तक आप राजनीति में, जब तक आप सदन में नहीं पहुंचोगे, तब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि सदन बिल्कुल लोगों को पहुंचना चाहिए, लेकिन योग्य लोगों को पहुंचना चाहिए, सामाजिक लोगों को पहुंचना। होता यह है कि वहां लोग तो पहुंचते हैं 2-4, लेकिन वो ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जिनका कोई महत्व नहीं, ना तो उनको सामाजिक स्तर से कोई लेना देना है, ना समाज की आर्थिक दिशा से कोई लेना देना है, और ना ही समाज की सामाजिक स्तर का कोई लेना देना है। तो होगा क्या? आज जरूरत इस बात की है कि हमें फिर से उसी महान संविधान को फिर से हमने दोहराना होगा। पहले तो आप मुझे एक चीज बताएं, बाबा सब कहते हैं संविधान हमारा बहुत बड़ा ग्रंथ है। इस देश के कितने बहुजनों ने संविधान पढ़ा है? इस देश के कितने बहुजनों ने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है? हम सिर्फ बातें ही करेंगे। जब हम संवैधानिक तौर से अपना अधिकार नहीं जानते, जब हम इस देश के मौलिक अधिकार नहीं जानते, तो लड़ाई किस बात की लड़ेंगे? हमारे मालूम ही नहीं है, वो अंधकार में है और हमें भी अंधकार में ले जा रहे हैं। हमें तो कोई ऐसा नेता चाहिए ना जो हमें उजाले में लेके आए। हमें इस देश के अपने जो अधिकार हैं, जो संवैधानिक अधिकार से हमारे मौलिक अधिकार है, वो कुट-कुट कर हमारे जीवन में भर दे। हमारे बच्चों, कह लीजिए कि पूर्ण जानकारी ना होने का ये भी एक मामला है जो लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हैं। हाँ, इसलिए जो बात आपने कही, बहुत महत्वपूर्ण बात ये की, सब अपनी अपनी दुकानें खोलकर बैठे हैं, किसी को भी समाज की कोई चिंता नहीं है। चिंता है तो अपनी है। 125 जो संसद सांसद बैठे हैं और 1087 जो मेंबर ऑफ असेंबली है, जो विधायक है, कितनी बड़ी शक्ति है आपके पास। आप कुछ भी कर सकते हो। ये 100 सांसद अगर एक तरफ हो जाए अपने अधिकारों के लिए कि नहीं ये अधिकार हमारा, ये पिछड़ों का अधिकार है, इसको हम किसी तरह से हरण नहीं होने देंगे, इस बिल केवल आपको लागू करना ही पड़ेगा। हम नहीं तो हम सदन का वो नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे। अरे साहब, कौन नहीं करेगा? आपके पैरों पकड़ के लोग करेंगे। लेकिन सवाल है, हम अपनी शक्ति को भी नहीं जानते। जो संविधान ने आपको ताकत दी है, उस ताकत को हमने नहीं पहचाना अभी तक। सुरेश जी, देखिए हमारे पास टाइम की कमी है, 5 मिनट रह गए हमारे। लेकिन मैं मनीषा जी और आपसे एक ही बात कहूँगा कि इस गठजोड़ से जो टूटे हुए हैं इस समाज के लोग, मायावती ने नकार दिया और चंद्रशेखर जी पहुंच गए, ऐसे बहुत सारे हैं। अगर इनमें से कोई एक भी लोकसभा में बैठा या राज्यसभा में बैठा, अगर वामन मेश्राम से या आपसे मुलाकात करे, जो देश हित में काम कर रहे, समाज हित में काम कर रहे, अपनी जाति को बचाने के लिए काम करने, उनके पास मिलना और उनको ना मिलना, उनको इग्नोर करना, ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो मैं आप दोनों साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आप आज इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से जुड़े, और बहुत अच्छी बात आपने दोनों ही वक्तव्यों में हमें बताई, समझाई, और ये देश और दुनिया सुनेगी भी।
मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जन जागृति प्रोग्राम में जुड़े और आने वाले टाइम के अंदर फिर आपको जोड़ा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।